प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। साथियों, आप जानते हैं कि पोस्ट बॉक्स नंबर 111 माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में छुए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार है और आज बारी है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 खोलने की। मैं महेंद्र करता हूं आपको नमस्कार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में व्यक्त किए गए ये विचार। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी को गर्व से भर देने वाली एक और खबर आई है यूनेस्को से। यूनेस्को ने 12 मराठा किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में मान्यता दी है। 11 किले महाराष्ट्र में, 1 किला तमिलनाडु में। हर किले से इतिहास का एक एक पन्ना जुड़ा है। हर पत्थर एक ऐतिहासिक घटना का गवाह है। सल्लेर का किला जहां मुगलों की हार हुई, शिवनेरी जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, किला ऐसा जिसे दुश्मन भेद न सके। खांदेरी का किला समुद्र के बीच बना अद्भुत किला। दुश्मन उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने असंभव को संभव करके दिखा दिया। प्रतापगढ़ का किला जहां अफजल खान पर जीत हुई, उस गाथा की गूंज आज भी किले की दीवारों में समाई है। विजय दुर्ग जिसमें गुप्त सुरंगें थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता का प्रमाण इस किले में मिलता है। मैंने कुछ साल पहले रायगढ़ का दौरा किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने नमन किया था। ये अनुभव जीवन भर मेरे साथ रहेगा। साथियों, देश के और हिस्सों में भी ऐसे ही अद्भुत किले हैं जिन्होंने आक्रमण झेले, खराब मौसम की मार झेली, लेकिन आत्मसम्मान को कभी भी झुकने नहीं दिया। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर किला, आमेर किला, जैसलमेर का किला तो विश्व प्रसिद्ध है। कर्नाटका में गुलबर्गा का किला भी बहुत बड़ा है। चित्रदुर्ग के किले की विशालता भी आपको कौतूहल से भर देगी कि उस जमाने में किला बना कैसे होगा। साथियों, उत्तर प्रदेश के बांदा में है कालिंजर किला। महमूद गजनवी ने कई बार इस किले पर हमला किया और हर बार असफल रहा। बुंदेलखंड में ऐसे कई किले हैं। ग्वालियर, झांसी, दतिया, अजयगढ़, गढ़कुंडार, चंदेरी, ये किले सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये हमारी संस्कृति के प्रतीक है। संस्कार और स्वाभिमान आज भी इन किलों की ऊंची ऊंची दीवारों से जागते हैं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं, इन किलों की यात्रा करें, अपने इतिहास को जाने, गौरव महसूस करें। दुर्गों को लेकर हमने कुछ बातें की वास्तु, शिल्प और भारतीय इतिहास के मर्मज्ञ डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू से। संसार में अब तक जितना ज्ञात हुआ है, खासतौर से भारत में, वहाँ ये पहला दुर्ग है। यानी ये दुर्ग हम लोगों को उत्खनन में मिला है बालाथल गांव के पास से। उदयपुर जिले में गांव है बालाथल, जो वल्लभ नगर के पास है, और उदयपुर का जो एयरपोर्ट है उससे कोई ज्यादा दूर नहीं है। ये पहला दुर्ग हमें उत्खनन में मिला है यहाँ। ये वो दौर था जब सिंधु घाटी के लोग जमीन पर बस रहे थे और अपना विस्तार जमीन पर पा रहे थे, जबकि ये ऊंचाई पर दुर्ग बना रहे थे। दुर्ग, मुझे लगता है कि जो परिभाषाएं हैं वो है एक दुर्गम स्थान पर बना हुआ हो, जहां पर पहुंचना या पहुंच पाना। आजकल तो हमारे पास बहुत सारी सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी की व्यवस्था है, लेकिन तब नहीं थी। तो राजा को अपने बचाव के लिए, ताकि वो प्रजा का पूरी तरह से रंजन कर सके, उनका ध्यान रख सके, एक सुरक्षा के लिए दुर्ग बनाने की आवश्यकता थी, जिसकी मुख्य रचना है परकोटा, यानी एक घेरा जिसको कोई तोड़ न सके, वो दुर्भेद्य हो, अभेद्य हो, इसीलिए वो एक दुर्ग कहलाता है। भगवान मनु ने, और बल्कि जो सबसे पुराना हम लोगों को धनुर्वेद मिलता है ओशनश का, यानी कवि उष्णा का लिखा हुआ जो धनुर्वेद मिलता है, उसमें हम लोगों को 6 प्रकार के दुर्ग मिलते हैं। एक मनुस्मृति में एक श्लोक है, धन्व दुर्गम, मही दुर्गम, अब्द दुर्गम,
वार्ष्मेव च नृदुर्गम गिरिदुर्गम च समाश्रित्य वसेत पुरम। राजा को चाहिए कि वो वहां दुर्ग बनाए जहां पहुंच पाना शत्रु के लिए असंभव हो और दुर्गम हो। तो वो कहते हैं कि धन्व दुर्ग, जहां पर मरुभूमि हो, निर्जन स्थान हो और जहां पहुंच पाना बड़ा ही कठिन हो जाए। एक सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्गों में और किलों में हमें भेद भी समझना पड़ेगा। किले यानी गढ़ और गढ़ी, जिसको हम लोग कोटड़ा और कोटड़ी कहते हैं एक तरह से, तो जिसमें बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएं, जहां पर बहुत सारे संसाधन हों। इसके लिए ओशनस ने एक बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि जिसमें सर्व प्रकार के उपकरण हों, सभी प्रकार के जो अपेक्षित पदार्थ हैं वो जहां पर विद्यमान हों, जहां पर पहुंचना गुप्त हो, रहना गुप्त हो, सारी गतिविधियां गुप्त हो और जिनका मार्ग पूरी तरह से अविख्यात हो, जहां पर दूसरे के लिए प्रवेश कर पाना बड़ा कठिन हो और दूसरे के लिए पराभेत्ति मितिवा, दूसरे के लिए भेदन करना भी बड़ा कठिन हो, और जहां पर कोई भी उपाय नहीं चल सकता हो लेकिन भरपूर संख्या में प्रजा रह सकती हो, ऐसे दुर्ग, राजस्थान के दुर्ग मैं याद दिलाना चाहता हूं। चित्तौड़ जैसा दुर्ग, कितनी संख्या वहां आ सकती है। कुंभलगढ़ का दुर्ग, कितनी संख्या में लोग वहां रह सकते हो। जैसलमेर, ग्वालियर, मांडलगढ़, ये ऐसे कुछ दुर्ग हैं जो निश्चित रूप से इतने बड़े दुर्गों के सामने एक ऐसी आदर्श रचनाएं पेश कर दी इन दुर्गों ने कि जगह जगह दुर्ग बने। सबसे बड़े दुर्ग जो रचनाएं हैं वो हम लोगों को चाणक्य के अर्थशास्त्र से प्रेरणा पाके मिलती है, ओशनस के धनुर्वेद से प्रेरणा पाके मिलती है। चूंकि इनमें पोल होते हैं, दरवाजे, इनमें प्रतोलियां होती है, इनमें रथ्याएं होती है, भीतरी मार्ग रथ्याएं जिन पर रथ चल सके और लोग पैदल भी चल सके, तो वो रथ्या यानी मार्ग होता है। वैसे तो मार्ग हो और जिनके जो ऊपर के जो कांडवारणियां हैं, कंगूरे, वो इतने सुंदर नजर आए कपिशीर्ष की तरह से कि जैसे बंदर कूद रहे हैं और उनके सिर ऊपर उठे हुए रहते हों। ऐसी जो सुंदर रचनाएं हैं, ये परंपरा यहाँ से लेके कहीं तक मिल जाती है। लेकिन एक और बात है कि दुर्ग में मनुष्य निवास करता है और मनुष्य के लिए पानी बहुत आवश्यक है, अनाज बहुत आवश्यक है। तो दाना पानी मिल जाए और फिर संग्राम करने के लिए उनके पास समस्त प्रकार के आयुध, आर्टिलरी, फौज के लिए, योद्धाओं के लिए जो भी आवश्यक हथियार हैं, कवच हों, ये सब वहां सुविधाएं मिल जाएं। इन दुर्गों की यही एक विशेषता है। उनको शक्ति देने के लिए देवी रहे, प्रेरणा देते रहे। ऐसी देवी के नाम देवी पुराण में तो अपराजिता और विजया नाम आए हैं। अपराजिता नाम हम लोगों को चाणक्य के अर्थशास्त्र में मिल जाता है, लेकिन इधर जितने अपने दुर्ग हैं वो सब दुर्गा उनकी देवी मिलती है। दुर्गा यानी जिसको समझ पाना, जिसको पूजा पाना, जान पाना या उसकी साधना करना बड़ा कठिन हो। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि महाभारत में सबसे अच्छी दुर्ग की विधियां और दुर्ग की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है कि यदि राजा पीड़ित हो जाए और जहां सेना पीड़ित हो जाए, ऐसी स्कंदाभार यानी शिविर से क्या प्रयोजन है। लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, उनके संशय के लिए, उनके बचाव के लिए आवश्यक है दुर्ग। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है या पृथ्वीपति वो हैं जो दुर्ग की रचना करवाएं, ऐसा महाभारत में कहा गया है। बिल्कुल ऐसा कैसा जो सिद्धांत है वो हम लोगों को मनु ने भी दिया है, और मनु ने तो ये भी कहा है कि महिदुर्ग जो भूमि पर बन जाए, जहां पर कुछ भी ज्यादा परेशानी नहीं हो, पत्थर चढ़ा पाना या बल्कि निसरनिया सीढ़ियां लगा पाना, जहां पर बड़ा कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो, लेकिन तब भी वो सब विधि से घिरा हुआ हो। इन विधियों में एक तो मुख्य है जो दुर्ग की दीवार हो, उसके चारों ओर खाई खुदी हुई हो। खाई जिसको हम लोगों ने परीक्षा कहा है, परीक्षा। कई बार इसमें जल भरा हुआ होता है। रामायण में भी ऐसे दुर्गों का, लंका के ऐसे दुर्ग का वर्णन आता है जिसकी चारों तरफ परीक्षा थी और उसमें विषैले जंतु थे,
कोई उसको तैर के भी पार नहीं कर सके, अंदर नहीं जा सके। तो एक तरह से ये सुरक्षा थी। जहां आना जाना होता तो उसके लिए एक कृत्रिम सेतु या सोपान वाली जो पंक्तियां थी उनको बना दी जाती। ऐसे हम लोगों को परीक्षाओं के प्रयोग मिलते हैं। ये जो दुर्ग हैं, इनके जो भी ऊपर परकोटे हैं या इनके जो परिघ हैं, जहां जहां भी घुमाव है, घेरे हैं, या जहां भी इनको टर्न देना है, वहां ये अपने जहां सेना से मोर्चा ले सके वहां बड़े बड़े आयुध तैनात कर दिए जाते थे। जो बड़े प्रसिद्ध आयुध हैं उनमें शतग्नि, जिसकी पहचान कर पाना बड़ा कठिन है, लेकिन जो 100 को एक साथ मार सकती हो। मुझे लगता है ये तोप का कोई पुराना रूप था, जिसमें बारूदी प्रयोग का हम लोगों को बहुत बाद में संदर्भ मिलता है भारतीय दुर्गों के वर्णन में। लेकिन ये मिलता है कि वहां पर जो धनुर्धर है वो सामने जो नीचे तलहटी में जो सेना खड़ी है उससे बहुत देर तक लड़ सकता है। एक धनुर्धर तलहटी में स्थित 100 योद्धाओं से युद्ध कर सकता है। ऐसा वास्तु मंडनम और जो दूसरे वास्तु के ग्रंथ हैं जिनमें दुर्ग बनाने की आवश्यकता लिखी है, वहां हम लोगों को ये संदर्भ मिल जाता है। तो दुर्ग मुझे लगता है मध्यकाल तक बहुत ही सुदृढ़ रूप में थे, पर धीरे 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 चूंकि सुरक्षा व्यवस्थाएं नए रूप में आती चली गई, हम लोगों को कुछ नया रूप मिलता गया सेना का या छावनी का, या बल्कि कैंट के लिए जो नए नए रूप हम लोगों को सामने आते गए, तो दुर्ग का रूप भी खत्म हो गया और अब केवल दिखावे के लिए दुर्ग रह गए। हमने डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू से चित्तौड़ के किले के बारे में भी जानना चाहा। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग राजस्थान के समस्त दुर्गों में सबसे सुंदर, सबसे मजबूत, बल्कि कई राजवंशों के लिए, कई योद्धाओं के लिए और कई श्रेष्ठियों के लिए और वहां की प्रजा के लिए भी बड़ा दुर्गम रहा। ये दुर्ग जिसके लिए कहा जाता है कि जब नगरी जो पास का ही गांव है, जब उसका विध्वंस हुआ तो इस दुर्ग का विकास हुआ। इसको मौर्यों से जोड़ा जाता है। देश में बहुत सारे दुर्ग हैं जो मौर्यों के निर्माण काल से जुड़े हुए हैं। ये उनकी प्राचीनता के नमूने हैं। कुंभलगढ़ भी, मचिंद का दुर्ग भी और चित्तौड़ भी, ये मौर्यों की रचना काल से, बल्कि रचना धर्मी वो जो रचना की प्रक्रिया थी दुर्ग बनाने की, वो उस काल की थी। मौर्यों का जो अवदान है वो खासतौर से पहाड़ी दुर्गों के साथ जो भूमि दुर्ग है उनके निर्माण के रूप में है। हम जिस चित्तौड़ की बात करते हैं उसमें मुख्य था पहाड़ पर पानी मिलना। आज भी चित्तौड़ में 84 जल स्रोत हैं, कुएं, बावड़ी हैं, कुंड हैं, सरोवर हैं, झरने हैं, गौमुख कुंड, ऐसे कुंड कितने सारे। तो गौमुख कुंड तो सबसे सुंदर कुंड है। वो मुझे लगता है कि 14वीं शताब्दी के आसपास तो वर्तमान के स्वरूप में आ चुका था। वहां कहीं पर भी बारिश हो, उन जलाशयों में पानी भर जाता है और उस धार से गाय के मुंह से नीचे गिरता है पानी। वो देखने में भी अच्छा लगता है, पवित्र भी लगता है और लोग उसका पेयजल के रूप में प्रयोग भी करते हैं। ऐसे दुर्ग को साल साल भर तक भी दुश्मन की सेना ने घेर रखा हो, लेकिन तब भी यहाँ की सेनाओं ने हथियार नहीं डाले। यानी वो इतना संसाधन था वहाँ कि कभी कोई कमी नहीं आई वहाँ। चित्तौड़ का किला मंदिरों के लिए, जिसमें 8वीं शताब्दी से मंदिर हम लोगों को मिल जाते हैं, मंदिरों के लिए, महलों के लिए, तालाबों के लिए, वहाँ के जो रथ्याएं हैं, मजबूत जो परकोटे या पोले हैं, जो बारियां हैं, जैसे लाखोटा बारी छोटी छोटी सी, जहाँ पर जो रणवीर, जो योद्धा शहीद हुए हैं, उनकी स्मृतियों के लिए भी बड़ा मशहूर है। चित्तौड़ जैसा किला कहाँ है हमारे लिए? तो कहा जाता है गढ़ तो चित्तौड़ और सब गढ़ैया। आज भी जीवंत है क्योंकि उसमें बस्ती पहले भी थी, आज भी है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा को कई किले बनाने का श्रेय जाता है। और ज्यादा बता रहे हैं डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू। महाराणा कुंभा का जो समय है वो 1433 से लेकर 1468 तक का है। कुंभा हमारे सबके लिए आदर्श है क्योंकि उनके समय में जहां चित्तौड़ जैसे और 32 दुर्गों का विकास हुआ, एक राजा को और एक राज्य को सुरक्षित रखने के लिए जिस तरह से मुंह में जीभ रहती है और सब तरफ बत्तीसी से वो घिरी हुई रहती है सुरक्षित, वैसे ही कुंभा ने मेवाड़ के चारों सीमाओं पर, चारों ओर जिन दुर्गों की रचना करवाई उनको 32 कहा जाता है। दरअसल वो दुर्ग बत्तीसी है। वो ऐसी दुर्ग बत्तीसी है कि जिसमें कोई भी व्यक्ति या कोई भी राज्य सुरक्षित रह सकता हो। उनके काल में सूत्रधार मंडन ने वास्तु सम्मत दुर्ग बनाने की विधियों को लिखा।
मुझे गर्व है, ये सब पुस्तकें हमने तैयार की और मुझे कदम कदम पे रोमांच होता गया कि वास्तु मंडन में वो किस तरह से दुर्ग की दीवार पर, इतनी ऊंची दीवार पर, जहाँ मैं उसको कुंभलगढ़ तो महाराणा कुंभा का सर्वोत्कृष्ट निर्माण कार्य है। इसके लिए कहा जाता है कि अंतरिक्ष से 2 ही दीवारें नजर आती है, कुंभलगढ़ की और चीन की। तो मुझे लगता है कि इतनी सुंदर और वास्तव में बड़ी विराट, क्या पोल उनके, हनुमान पोल से लेके, और इतनी चौड़ी जहाँ 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हो, इतनी चौड़ी दीवारें हैं। इसके साथ ही महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ का दुर्ग बनवाया, मांडलगढ़ के दुर्ग की मरम्मत करवाई, चित्तौड़ की तो मरम्मत थी ही, चित्तौड़ का विकास भी उन्होंने किया, बल्कि चित्तौड़ के जो पश्चिमी द्वार हैं, पहले चित्तौड़ में प्रवेश पूर्वी द्वारों से होता था, सूरजपोल की ओर से, तो इन्होंने पश्चिमी रामपोल के बाद दुर्ग के द्वार हैं उनकी रचना करवाई। कुंभा ने ही दुर्ग की रचना के लिए विशिष्ट नियम दिए, दुर्ग की सुरक्षा के लिए कोट चक्र बनवाए और उन पर तैनातगी के लिए वायु अस्त्र और आग्नेयास्त्र और जलास्त्र, इस तरह के उन्होंने अस्त्र भी तैनात करवाए, उनकी पूजा के विधान भी दिए। सूत्रधार मंडन का राजवल्लभ जो ग्रंथ है उसमें दुर्गों के निर्माण की बड़ी सुंदर विधियां लिखी हुई है और यह कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने जैसे द्वारका में दुर्ग की रचना करवाई, वैसे ही राजाओं को जगह जगह किलों का निर्माण करवाना चाहिए। मराठों के दुर्ग भी भारतीय इतिहास में बेहद मजबूती से खड़े नजर आते हैं। इनके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू से। मराठों के दुर्ग महाराष्ट्र में है, बुरहानपुर के आसपास से इनका क्रम शुरू हो जाता है और ये बाद तक चला जाता है, कर्नाटक तक भी। मराठों के दुर्ग की एक विशेषता लोहागढ़ वाला भी है जैसे, तो मुझे लगता है प्रतापगढ़ वाला भी। इन सब दुर्गों को देख के मुझे लगता है वो किले अपनी एक विशिष्ट रणनीति के तहत सुरक्षा के केंद्र थे। उनकी अपनी एक विशेषता है कि पानी के दुर्ग हैं जंजीरा वाले, और ये तो किस तरह से वो बाहर जो सैनिक आते थे, नाव वाले, जहाज वाले, उनसे वो लोहा ले सकते थे, उन किलों पर ही वो तोप दाग सकते थे। इनमें पत्थरों का नियोजन और संयोजन कुछ इस तरह से हुआ कि बड़ी तेज लहरें भी, ज्वार भाटा भी उनको काट नहीं सके। जो प्रतापगढ़ और ये महाबलीपुरम के आसपास वाले प्रतापगढ़ और दूसरे जो किले हैं, वो मुझे लगता है शुद्ध रूप से पहाड़ी किले हैं, आकार में छोटे, लेकिन वो जो पहुंच भी हालांकि कठिन थी। वहां भी इतने चौड़े रास्ते नहीं मिलते हम लोगों को जितने चित्तौड़ और अपने यहाँ सब तरफ मिल जाते हैं, लेकिन उनका अपना एक वैभव है। वहां पहुंचने के साथ ही एक सुरक्षा का भाव आ जाता था। वहां तुलजा भवानी के मंदिर मिलते हैं हम लोगों को, जो हमेशा कदम कदम पे उनकी रक्षा करती है। एक और किला मुझे याद आता है, वो है लोह दुर्ग, महाराष्ट्र का। राजस्थान में भी लोहों के नाम मिलता है हम लोगों को, लोहागढ़ भरतपुर में मिल जाते हैं या अजमेर के पास मिल जाते हैं, लेकिन वो आकार में छोटे। मराठों के दुर्गों की एक विशेषता और है कि वो निश्चित रूप से ऐसी दुर्गम पहाड़ियों पर बनाए गए हैं जहां पहुंचना आज भी दुर्गम है। उनकी तकनीक इन सब दुर्गों से अलग है। उनमें पत्थरों का प्रयोग भी ऐसा किया गया है कि वो बिल्कुल सामने आ जाएं और छुपे भी रहें। 2 ही प्रकार के काम आ सकते हैं वहां। चूंकि मुझे लगता है कि रामायण के काल से ही किष्किंधा पहला संदर्भ हम लोगों को मिल जाता है, तो ये जो प्रेरणा थी पहाड़ी दुर्गों वाले, किष्किंधा हमारे यहाँ पहाड़ी दुर्ग को कहते हैं जिसमें गुफाएं हों, तो वहां ये सब चीजें अंदर ही अंडरग्राउंड की तरह से। महाराष्ट्र के किलों में जो रायगढ़ हैं या जंजीरा के दुर्ग हैं, तो वो अपनी एक विशिष्ट शैलियों के लिए, विशिष्ट जमाव के लिए और विशिष्ट निर्माण के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। ये वो हैं जिनके बारे में मुझे बी शाह ने भी कई बार बताया कि उत्तर भारत और जो महाराष्ट्र के दुर्ग हैं उनमें इतना भेद है, आकार में छोटे हों लेकिन ये योद्धाओं की रक्षा के लिए बड़े परफेक्ट हैं। इनकी तकनीक ये है कि आप पहुंच जाइए, ये अपने आप सुरक्षा के केंद्र हो जाएंगे। आज तक इन किलों पर पहुंच पाना बड़ा कठिन है, खासतौर से रायगढ़ जहाँ राज्याभिषेक होता है। तो मुझे लगता है इतने सुंदर दुर्ग जो महाराष्ट्र के हम लोगों को स्मरण में आते हैं, वो कहीं न कहीं अपने निर्माण के लिए और अपनी विशिष्ट रचना के लिए हमारे लिए आदर्श बने हुए हैं। जिनमें जैसे देवगिरी का, जिसको बाद में हमने दौलताबाद कह दिया, देवगिरी का किला
इतना बड़ा मशहूर रहा कि वहां पर हेमाद्रि जैसे व्यक्ति ने बड़े सुंदर ग्रंथों की रचना की राजाओं के लिए। वहां पर पुर्तगालियों की शैली का भी प्रयोग हुआ और मुगल शैली या जो भी सल्तनत काल की शैलियां थी उनका भी प्रयोग हुआ, लेकिन सबसे अधिक विकास मराठाओं ने उन किलों की उस रचना में किया जहां वो बच सकते थे। सोलापुर का किला अपने ढंग का अनोखा है, जो आतिल भीत है वो देखने जैसी है, और पेशवाओं ने वहां कई सारे प्रयोग किए। सोलापुर के किले में मुझे लगता है ऐसा नल दुर्ग है जो परांडे के किले हैं और अहमदनगर के, ये हम लोगों के लिए एक तरह से पठनीय हैं और देखने जैसे हैं। मुझे लगता है मोदी जी का ये जो कथन था किलों की प्रशंसा के लिए, वो हम सब लोगों के लिए एक विरासत की जागरूकता का भी प्रयास या बल्कि उनकी पहल है कि आप उनको देखें, उनके स्थापत्य को समझें और जो हमारी विरासत है, हमारे पुरखों की विरासत, उसको हम बचाएं। आप थे लेखक और इतिहासकार डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू। किले हमारे इतिहास और संस्कृति का एक हिस्सा रहे हैं और इस बारे में ज्यादा बातें करने के लिए हमारे साथ दो विद्वान मौजूद हैं, डॉक्टर शालीन जैन और डॉक्टर संतोष कुमार जी। आप दोनों का स्वागत करते हैं। शालीन जी, आपसे शुरू करूंगा। किले जब भी हम इनका जिक्र करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में मध्यकालीन इतिहास ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किले मध्यकाल में ही बनने शुरू हुए। थोड़ा सा बताएं कि खास तौर पर भारत के संदर्भ में किलों के सबसे पुराने प्राचीन संदर्भ कहाँ मिलते हैं। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय महाद्वीप शुरू से ही किलों से भरा हुआ रहा है। कुछ किले सुरक्षा के उद्देश्य से बने और कुछ किले केवल शक्ति और अपना प्रभुसत्ता प्रदर्शन के लिए बने रहे। भारत में किले जब से राज्य और साम्राज्य आए उससे पहले से ही किले मौजूद थे, जो कि प्राकृतिक संरचना के रूप में जैसे नदी, पहाड़ या जंगल के रूप में होते थे। भारत में किलों की शुरुआती जो एविडेंस है, साक्ष्य हैं, वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं, जहां पर मिट्टी, पकी हुई ईंटें और पत्थरों का इस्तेमाल होता था। जैसे कि मोहनजोदड़ो, कोटडीजी और कालीबंगन में चूना पत्थर और ईंट के किले हमें देखने को मिलते हैं, जबकि धौलावीरा में एक विशाल दीवार है जो कि अति विशिष्ट है। भारतीय साहित्य में किलों का प्रमाण हमें पहली बार ऋग्वेद में देखने को मिलता है, ऑल्दो वहां पे पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो कम है। तो अगर हम देखें तो हमें ऋग्वेद में जो पहला उल्लेख मिलता है किलों का, वो सतभुज के नाम से मिलता है, जिसका मतलब है 100 खाइयां। इन किलों की दीवारें के भीतर सुरक्षित रहने वाले शहरों को पुर बोला जाता था, जिन्हें ऋग्वेद में 6 अलग अलग वर्गीकरण के रूप में समझाया गया है। एक जैसे होता था नार दुर्ग, जो कि पुरुषों द्वारा संरक्षित किला कह लें। दूसरा होता था धन्व दुर्ग, जिसे मरुस्थल में पाए जाते थे, धानवन भी कहते थे जिसे। जी। तीसरा मही दुर्ग, जो मिट्टी के होते थे। जल दुर्ग, पानी का किला। गिरि दुर्ग, पहाड़ी किला। और वन दुर्ग, जो वन में मिलते थे। किलों से संबंधित जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, वो हमें भारत के दूसरे शहरीकरण 6th सेंचुरी ईसा पूर्व से 3री ईसा पूर्व तक के बीच में है, जब मध्य गंगा घाट कहते हैं, वहां पर बड़े पैमाने पे शहरीकरण हुआ और उसी समय वहां पे 16 महाजनपदों का हम उदय देखते हैं, जैसे कि कौशल, मगध हो गया, काशी हो गया। इन शक्तिशाली राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा काफी ज्यादा थी, जिसके परिणाम स्वरूप इन सब राज्यों को अपनी सुरक्षा और सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए किलों की आवश्यकता काफी ज्यादा पड़ी। बौद्ध ग्रंथ महिपरिनिर्वाण सूत के अनुसार राजा अजातशत्रु के आदेश पर एक किला बनाया गया, जो कि बाद में पाटलिपुत्र के नाम से मशहूर हुआ। उसी प्रकार अंग देश की राजधानी चंपा में भी किले बनाए गए, जो कि खाई से घिरे रहते थे। मौर्य काल में यदि हम देखें तो जो नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मंत्री कौटिल्य, चाणक्य की मदद से मौर्य वंश के प्रथम राजा बने। कौटिल्य का जो राजनैतिक ग्रंथ है अर्थशास्त्र, उसमें उस समकालीन सैन्य संस्थानों और किलेबंदी को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है, और दुर्ग बनाने के लिए उसमें कुछ स्पेसिफिक आदेश भी दिए हैं, जैसे कि जो दुर्ग बनाए जाएं वो ईंट और पत्थरों की
की मुंडेर हो तथा साथ में मिट्टी के परकोटे बनाने की भी सलाह दिए जाते हैं। किले के चारों तरफ सैनिक तैनात रहें। दीवार के बीच में कमल और मगरमच्छों की 3 खाइयों से घेरा होना चाहिए। दुर्ग के भीतर कुछ गुप्त मार्ग भी होने चाहिए जिससे समय पे वहां से निकला जा सके। इसके अलावा वो स्तंभ दुर्ग जैसे पिलर फोर्ट, खजन दुर्ग जो कि स्वैम्प फोर्ट्स होते हैं और ये दलदलीय भूमि पे बनाए जाते हैं, उसका जिक्र उल्लेख भी मिलता है। इसके अलावा भारत में उपयोगिता के तौर पे भी कुछ किले बनाए गए, जैसे कि महल किले जिसे हम पैलेस फोर्ट कहते हैं। उसके अंदर इन किलों के परिसर में शाही परिवार और कुलीन लोगों के परिवार महल के अंदर उनका आवास होता था। शहरी किले ये वो होते थे, शहर जहां पहले से मौजूद होता था, शहरों की सुरक्षा के लिए वहां पे 4 दीवारी और किलेबंदी बनाई जाती थी और उसमें जीवन व्यापन के लिए सभी चीजें जैसे पाठशाला, पूजा स्थल, कृषि के लिए जमीन और व्यापार के लिए बाजार सब मौजूद रहते थे। ऐसे ही व्यापारिक किले भी अलग से बनाए गए। संतोष जी, थोड़ा सा पुराने किलों पर और बात करते हैं। खास तौर पे जब हम चित्तौड़ के दुर्ग का जिक्र करते हैं तो इसका प्राचीन नाम चित्रदुर्ग और ये कहा जाता है कि चित्रांगद मौर्य ने बनाया और मौर्य कालीन ये बताया जाता है। तो इससे एक चीज तो स्पष्ट है कि मौर्यों के समय दुर्ग तो बनते थे। उसके बाद गुप्तों का भी निर्माण काफी हुआ, गुप्तों ने भी बहुत निर्माण करा। तो बताएं कि ये दुर्ग हमारे यहाँ पहले बनते थे, लेकिन इन दुर्गों की संरचना खासतौर पे बाद में फायर पावर आ गया तब बिल्कुल अलग हो गया। लेकिन बताएं कि प्राचीन किलों में और फायर पावर आने के बाद के किलों में क्या फर्क होता था? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो स्थापत्य है उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन जब हम देखते हैं कि कुषाण वंश या बाकी विदेशी आंकड़ों का बाद में इस्लामिक जब हमले होते हैं तो गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से किलों की संरचना में बदलाव आने लगता है। सबसे पहले जो किलों को आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से बनाया जाता था और माना यह जाता था कि जो हमला होगा वो या तो मानवीय होगा या घोड़ों के द्वारा होगा या हाथियों के द्वारा होगा। परंतु जैसा कि आपने कहा, बारूद के आविष्कार के बाद यह तय हो चुका था कि अब स्थलीय किलों से काम नहीं चलेगा। अब हम देखते हैं कि अचानक जो भारतीय पर्वत श्रृंखलाएं हैं जैसे कि राजस्थान में अरावली, मध्य भारत बुंदेलखंड क्षेत्र में विंध्याचल और महाराष्ट्र में सह्याद्री, इन पे किलों का निर्माण अचानक बहुत तेजी से आरंभ होता है और जो पुराने किले थे उनका सुदृढ़ीकरण होने लगता है। पहले के किले छोटे होते थे अपने डायमेंशन में, अपने स्थलीय प्रभाव। अब ये हो गया था कि किलों के अंदर की जो आबादी होगी और जो बाहरी दीवारें होंगी उनके बीच में खाली स्थान ज्यादा छोड़ा जाएगा ताकि दुश्मन जब तोप से हमला करे तो बारूद के गोले सीधे मुख्य आबादी या महल को प्रभावित न करें। दूसरी बात यह तय हुई कि अब किले जब पहाड़ियों पे बनाए जाने लगे तो आसपास की पहाड़ियों को गिरा दिया जाता था, इसलिए ताकि दुश्मन दूसरी पहाड़ी का प्रयोग जो मुख्य पहाड़ी पर जो किला निर्मित हुआ है उस पर हमला करने के लिए न कर सके। यानी दुश्मन हमेशा नीचे रहना चाहिए। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मिथक है कि किले मात्र राज्य शक्ति और राज्य रक्षा के स्मारक थे। अब किलों को शरण स्थल के रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा, अर्थात आसपास के निचले इलाकों की जो आबादी है जब भी आक्रमण होगा वो इन किलों में शरण ली। और इसी समय हम एक नया बदलाव पाते हैं। अब हर किले में जलाशय यानी वाटर बॉडी का होना सुनिश्चित किया गया। किलों पे हमले होते रहते थे तो उस समय किलों के लोग पानी कैसे पिएंगे, और इसी कारण किलों का प्रयोग भंडारण केंद्र के रूप में भी होने लगा। यानी महीनों के लिए वहां पे अनाज और खाने पीने की अन्य सामग्री का भंडारण किया जाएगा। और इसी कारण हम एक महत्वपूर्ण बदलाव और देखते हैं कि किले अब धार्मिक स्थल के रूप में भी उभरते हैं। अब कुल देवता और कुल देवी पहले इतने स्पष्ट रूप में हम नहीं पाते हैं पूर्व मध्यकालीन किलों में। अब ये अनिवार्य रूप से जलाशय, भंडारण और धार्मिक स्थल। और इसके साथ ही एक बदलाव और था, जो किले बनाए जाएंगे उनकी जो बाहरी दीवार होगी वह दोहरी होगी, यानी उनके ऊपर हाथी भी दौड़ सकते, इतने मजबूत किले बनाए जा रहे। किलों की मुंडेरों पे, दीवारों पे जो सैनिक खड़े हैं उनको हर प्रकार के सामान की आपूर्ति बहुत आसानी से की जा सके। फिर बाद में तोपें भी बहुत भारी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और तोपों का भारी होना इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि अधिकतर किले मध्यकाल में, चाहे कुंभलगढ़ का किला हो, चित्तौड़ किला हो या पुरंदर का किला हो या कालिंजर का किला हो, ये किले बहुत अधिक ऊंचाई पर थे, लेकिन इनकी मिट्टी की संरचना अलग अलग थी। कहीं ठोस चट्टानी किले हैं तो कहीं ठोस
बलुई मिट्टी है। अब दुश्मन को दूर रखने के लिए बड़ी तोपों का निर्माण होने लगता है और जिनको किलों की मुंडेर पर सजाया जाना था। जी संतोष जी, इधर से आक्रमण शुरू हुए पश्चिम से, तो उसके बाद तो बहुत फर्क पड़ा। पहली बात तो ये कि इन आक्रमणकारियों ने हम पर कब्जा भी किया, कब्जा करने के बाद अपनी शैली से इन्होंने अपने दुर्गों को भी बनाया और उसकी सुरक्षा भी की। और बहुत सारे उदाहरण इतिहास में मिलते हैं, जैसे कि मेहराब जो है वो हमारे यहाँ वहां से चलकर आई, पहले हमें मेहराब बनानी नहीं आती थी, और बहुत सारे उदाहरण है। ये बताएं कि इससे पहले भी, लेकिन सिकंदर के समय भी हमारे यहाँ आक्रमण हुए, उसके बाद से भी हुए, तो ये बताएं कि क्या क्या प्रभाव वहां की स्थापत्य शैली के हमारे यहाँ पर प्रमुख तौर पर पड़े, क्योंकि मध्यकाल के बाद से तो ये स्पष्ट है। सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा वह निर्माण सामग्री में बदलाव। अब लाइम मोर्टार बहुत ही महत्वपूर्ण था, लाइम मोर्टार का प्रयोग किया जाना। दूसरी बात, अब मेहराब एक नए तरीके से जाने लगी ताकि दरवाजों को सुदृढ़ तरीके से बंद किया जा सके, जो छत को एक नई ऊंचाई दी जा सके, जो कि पहले की वास्तुकला में संभव नहीं था। हम कई जगह ये पाते हैं और इसी कारण हम देखते हैं कि मध्यकाल से पूर्व के किलों के अवशेष बहुत कम हैं, या अधिकतर किले जो है मिट्टी से निर्मित होते थे या उनमें लकड़ी का भारी प्रयोग होता था। काल के निर्माण में लकड़ी के बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं। जी वह अब बदलाव सबसे बड़ा था कि अब पत्थरों और चट्टानों का और उनके अंदर लॉक सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा। पत्थरों के बीच में कटाव किया जाएगा और उनको एक दूसरे के ऊपर जमाया जाएगा और लोहे का सरिया भी बीच में डालते थे ताकि मजबूत हो जाए, मजबूत रह जाए। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय अब जो किले बन रहे थे उनकी दीवारों में छोटे छोटे छेद बनाए जाएंगे ताकि बंदूकची और तीरंदाज वहां से जो बाहर जो शत्रु है उस पर हमला कर पाए। और कई किलों के आसपास हमें इस तरह के कूप मिलने लगे ताकि दुश्मन पर गरम गरम तेल से प्रहार किया जा सके। दो विद्वान हमारे साथ हैं, शालीन जी और संतोष जी, इनसे बातें कर रहे हैं दुर्गों के बारे में। संतोष जी, अब आते हैं मध्यकाल पर, जहां से किले बनने ज्यादा शुरू हुए और उसके बाद वे प्रमाण हमारे सामने अभी तक मौजूद हैं और बड़ी बुलंदी से खड़े हैं, और इनमें आक्रमणकारियों के बनाए हुए किले भी हैं और हमारे खुद के जो रूलर्स हैं उनके बनाए हुए भी किले हैं। बताएं कि ये जब किले बनने शुरू हुए, कहाँ से इनकी श्रृंखला बननी शुरू हुई, और खास तौर पर इनका सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो राजस्थान में मिलता है। जी, हमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझनी पड़ेंगी कि जो उत्तर पश्चिमी भारत है यही आक्रमणकारियों का सबसे बड़ा निशाना था, क्योंकि जैसा कि कहा गया अधिकतर आक्रमणकारी पश्चिम दिशा से आए। तो हम देखते हैं कि जो वर्तमान अफगानिस्तान है, ब्रिटिश काल तक वो भारत का हिस्सा था, तो वहां पे हम तीन महत्वपूर्ण किलों की बात कर सकते हैं। एक तो अटक का किला, दूसरा कंधार का किला, तीसरा काबुल का किला। यह जो तीन किले थे यह भारत की अग्रिम रक्षा पंक्ति के रूप में कार्य कर रहे, और इनका जो निर्माण था ऐसा नहीं है कि केवल मध्यकाल में हुआ। इनके छोटे स्वरूप तो पहले से मौजूद थे। पहाड़ियों में उस क्षेत्र की जनजातियों और उससे पहले जो गणराज्य थे उन्होंने किलों के कुछ पूर्व मध्यकालीन स्वरूप निर्मित कर रखे थे, परंतु मध्यकाल में हम देखते हैं कि जब इस क्षेत्र में आक्रमण बढ़ने लगते हैं तो जो स्थानीय राजा थे वह इन किलों को सुदृढ़ रूप देने लगते हैं, और ये सारे किले जो है पत्थर से निर्मित किले हैं क्योंकि यह चट्टानी इलाका था। और अटक का जो किला है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसने अनेक शक्तियों का शासन देखा। यह इस बात का भी प्रतीक था कि भारत पर नियंत्रण किस शक्ति का हो। और काबुल में भी कोई भी शासक आएगा, काबुल में नियंत्रण हो गया तब हमारे लिए भारत का रास्ता खुला है। काबुल के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मुगल राजवंश के दौरान तो ये तय था कि भारत का भावी सम्राट वही युवराज होगा या वही शहजादा होगा जो कि काबुल का किलेदार रह चुका हो, क्योंकि काबुल पे नियंत्रण करने का मतलब था कि आपने सैन्य कला को पूर्णतः सीख लिया है। और इसी कारण हम देखते हैं कि काबुल के अधिकतर जो फौजदार थे वह महत्वाकांक्षी होते थे और उन्होंने कई बार बादशाहों को गद्दी से हटाया भी। औरंगजेब इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। शालीन जी, काबुल से भारत पर आते हैं। भारत में राजस्थान में तो देखिए बहुत ज्यादा किले हैं, लेकिन यूं देखा जाए तो किले देश भर में हैं, और आप दक्षिण तक जाएं, गोलकोंडा का किला, मराठों के बहुत सारे किले थे। ये बताएं कि ये किलों के निर्माण की श्रृंखला तो पूरे भारतवर्ष में रही, और यहाँ पर जल दुर्ग भी बहुत सारे हैं। आप देखें तो बहुत सारे पुर्तगालियों ने भी बाद में दुर्ग बनाए, और मराठों से कई किलों को नियंत्रित करने में पुर्तगालियों को सच में नाकों से चने भी चबाने पड़े। लेकिन फिर भी दुर्गों का जब भी जिक्र आता है तो राजस्थान अनिवार्य रूप से उसमें पहले नंबर पर आता है कि इतने सारे किले, इतने सारे महल शायद और किसी प्रांत में, किसी स्टेट में नहीं है। शायद इस वजह से भी क्योंकि
राजस्थान को बहुत ज्यादा हमलों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर एक चीज और महत्वपूर्ण है कि किलों के साथ साथ एक शहर प्राचीर के निर्माण की भी बाद में परंपरा मध्यकाल में पड़ी, जहाँ किले छोटे होते थे, बड़े होते थे, इन सब के बावजूद एक पहली सिक्योरिटी के रूप में शहर के बाहर भी फोर्टिफिकेशन होता था, जिसमें बहुत सारे गेट्स होते थे। इसके दिल्ली में भी आपको उदाहरण मिलेंगे, राजस्थान में बहुत सारी जगह पर उदाहरण मिलेंगे। बाद में किसी का दरवाजा अगर दिल्ली की तरफ खुलता है तो दिल्ली दरवाजा, आगरा की तरफ खुलता है आगरा गेट, और आसपास किसी दूसरे राज्य की तरफ खुलता है तो मेड़ता गेट। तो ये बहुत सारे किलों के और शहर प्राचीर के भी निर्माण होने लगे। बताएं कि शहर प्राचीर के निर्माण और किले की परंपरा राजस्थान और खास तौर पर भारत में कहाँ प्रमुख तौर पर आई और इनके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ देखने को मिलते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जब भी भारत के अंदर हम भारतीय किलों की गाथा के बारे में बात करते हैं तो उसमें सर्व प्रमुख सबसे पहले राजपूताना का नाम ही सामने आता है। राजस्थान में एक परंपरा रही है कि वहाँ पे किले जो है, सारे के सारे किले आप देखें काफी सुदृढ़ रूप से बनाए गए। पहले तो हमें ये समझना होगा कि राजस्थान में किले 3 जगहों पे ज्यादातर बने। एक तो चट्टानों पहाड़ियों के ऊपर, दूसरा झील के किनारे, और तीसरा रेगिस्तान में भी किले बनाए गए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि रेगिस्तान का जिक्र करें तो जैसलमेर का किला, आगे भटनेर का किला, और जलदूर का जिक्र करें तो गागरोन का किला, अगर आप किसी पहाड़ी का जिक्र करें तो कुंभलगढ़ का किला। ये बहुत ही लगभग हर प्रकार के दुर्ग राजस्थान में बने हैं। बिल्कुल। तो अगर हम उदाहरण के तौर पे सबसे पहले अगर किले की बात करें तो हम चित्तौड़ के किले के बारे में ये जानना जरूरी है कि ये किला भारत के एक सबसे विशाल और सबसे बड़े किलों में से एक है, और ये मेवाड़ की राजधानी भी हुआ करती थी। और यह किला मैदान से कम 500 फीट ऊंचा बना है। तो इसका कोई बिना देखे अंदाजा इसकी भव्यता का लगाना मुश्किल है कि किस प्रकार से उस समय में, उस परिप्रेक्ष्य में 500 फीट ऊपर किला बनाना बड़े बड़े पत्थरों से और बहुत सारे उसके अंदर चीजों का निर्माण करवाना कितना जटिल कार्य रहा होगा। जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं, सबसे उल्लेखनीय घेराबंदी है। पहली घेराबंदी हमें देखने को मिलती है 1303 में, जब अलाउद्दीन खलजी ने लगभग 8 महीने की घेराबंदी के बाद गोहिला राजा रतन सिंह से ये किला जीता था, और इसका जो हमें व्यापक नरसंहार करा था। दूसरा इसकी घेराबंदी हुई 1553 में, जब गुजरात के बहादुर शाह ने महाराणा सांगा की विधवा रानी कर्णिवती से ये किला जीता, और 1568 में अकबर ने इस किले की 4 महीने तक घेराबंदी करी, और इसको चारों तरफ से घेरने के बाद इसको तोप के गोलों से इसका विध्वंस करा और इस पे अपना आधिपत्य जमाया। संतोष जी, इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इतिहास बहुत बार बहुत बातें नहीं कहता, और वो कड़वी होती है लेकिन कहनी चाहिए क्योंकि इतिहास में दर्ज है। और उनमें से एक कड़वी सच्चाई ये है कि ये जो 3 हमले जिनका जिक्र अभी शालीन जी ने किया, इसमें से सबसे बड़ा और सबसे गंभीर हमला अकबर का था, और लगभग 50,000 निर्दोष नागरिकों की किले में हत्या हुई है। कितनी स्त्रियों के साथ बलात्कार हुआ है, कितने मासूम बच्चों को मारा गया है, और जौहर एक अलग बात हुई। यानी अकबर का एक क्रूर प्रहार इस किले पर था। थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं। और एक और चीज जो जुड़ी हुई है राजस्थान में किलों के इतिहास से, जो कि साका कहलाता है, यानी केसरिया और जौहर जब दोनों साथ होते हैं तो साका कहलाते हैं। जैसलमेर में जैसे 2.5 साके रणथंभौर में भी हुए हैं, उसके बाद चित्तौड़ में जो है 3 साके हुए हैं बाकायदा, तो ये भी वहाँ के इतिहास से जुड़े हैं। तो अकबर के इस क्रूर हमले के बारे में भी थोड़ी सी बात हमें करनी जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये नहीं कह सकते कि कोई शासक पैदाइशी रूप से धर्मनिरपेक्ष था या धार्मिक रूप से सहनशील था। राजनीति के अपने एक अलग स्वरूप होते हैं, और अकबर भी ऐसा ही एक राजनीतिक शासक था। तो यह कहना कि अकबर बहुत ही उदारवादी थे या बहुत ही सहनशील थे, नहीं, वो एक शासक थे। और सबसे पहले एक शासक के रूप में पाते हैं कि चित्तौड़ के हमले तक अकबर एक आक्रामककारी शासक के रूप में उभरते। उनका प्रथम लक्ष्य पूरे भारत पर अपना नियंत्रण जमाना है, और राजपूताना उनके लिए 3 कारणों से बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। एक तो राजपूताना भारत के व्यापार मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। गुजरात तक जाने के लिए, यानी समुद्र तक, आगे यूरोप तक अगर व्यापार करना हो तो राजस्थान के माध्यम से ही आप गुजरात के बंदरगाहों तक पहुंच सकते थे, महाराष्ट्र तक भी जी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हज यात्रा के लिए जलमार्ग तक पहुंच भी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के द्वारा ही हो सकती। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
राजपूत और मुगल जिस गठबंधन की बात की जाती है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह था कि राजपूतों को इस बात का एहसास कराया जाए कि आप हमसे जीत नहीं सकते। राजपूतों को अपनी शक्ति का एहसास कराया जाना जरूरी था। और जब हम फतेहनामा चित्तौड़ की भाषा को पढ़ते हैं तो ये स्पष्ट भी हो जाता है कि अकबर अपनी सत्ता और शक्ति से पूरे राजपूताना को परिचित कराना चाहते थे। यहाँ पर वो धर्म का सहारा लेते हैं, यह भी बहुत अधिक स्पष्ट है। और फतेहनामा चित्तौड़ एक कागजी प्रमाण हो सकता है, लेकिन जो बात है जो कि वहाँ की किंवदंतियों में और जन स्मृति में जिस हिंसा का उल्लेख मिलता है वह आमतौर पे हमारी पाठ्य पुस्तकों की पहुंच से बाहर का मामला है। अतः वहां तक हमें अकबर किसी अन्य क्रूर शासक से भिन्न रूप में नहीं दिखते। और उसके बाद हम देखते हैं कि राजपूताना में अब अधिकतर राजपूत 17वीं सदी के बाद राजपूताना में नए किलों का निर्माण भी रुक जाता है, क्योंकि अब मुगल सत्ता अनुमति नहीं दे रही है और उन्हीं किलों का पुनर्निर्माण हो रहा है या मरम्मत की जा रही है जो या तो मुगलों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है अथवा मुगलों के पूर्ण नियंत्रण में स्थापित राजपूत वंशों के पास है। और इसी कारण 17वीं सदी से राजपूताना तो आ चुका है गठबंधन में मुगल राजवंश के साथ। नए प्रतिरोध का दौर शुरू होता है महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र में पुराने किलों के साथ साथ नए किलों का निर्माण भी आरंभ होता है। तो ये कहीं न कहीं भौगोलिक राजनीति से जुड़ा हुआ प्रश्न भी है। शालिन जी, महाराष्ट्र का जिक्र आया तो महाराष्ट्र में भी किले बने और उन किलों के साथ इतिहास और किंवदंतियां भी बहुत जुड़ी हुई है। और खास तौर पर एक लोक कथा या दो लोक कथाएं बहुत मशहूर है। उसमें एक तो ये कि जिससे हम गोह बोलते हैं, एक गोह पे रस्सी बांधकर और किले पर चढ़ा गया और उसके बाद उस पर जो है कब्जा किया गया। लेकिन ये बात सच है कि मराठों ने बहुत किलों का निर्माण किया और इन्होंने जल दुर्ग भी काफी बनाए। तो थोड़ा सा महाराष्ट्र के किले और खास तौर पर कुछ किले जिनके साथ मराठा इतिहास भी जुड़ा है और हमारा इतिहास भी जुड़ा है, उसके बारे में बताएं। जैसे कि संतोष जी ने भी बताया कि 16वीं-17वीं शताब्दी तक राजपूत और मुगल का विलय हो चुका है, तो राजस्थान में तब फिर कोई हम नए दुर्गों का निर्माण नहीं देखते। बट उधर महाराष्ट्र की ओर यदि हम देखें, वहाँ पे पुराने जो किले थे उनका मराठों ने अभिग्रहण करा और उस जरूरत के हिसाब से उसमें कुछ वास्तुशिल्प के हिसाब से, सैन्य जरूरतों के हिसाब से उसमें चेंजेस भी लाए। वहाँ पे कुछ जल दुर्गों का भी निर्माण हुआ जो काफी उल्लेखनीय है। जैसे वहाँ पे 2 ट्विन फोर्ट्स उंदेरी और खंडेरी के किले माने जाते हैं। तो इन किलों को अगर आप देखें तो ये दोनों किले समुद्र के बीच में बने हुए हैं, जो कि अपने आप में मराठा नौसेना उनकी शक्ति का प्रतीक रहे हैं। और इनका निर्माण विशेषकर शिवाजी ने अंग्रेज और जो सिद्दी थे उनके आक्रमणों के मुंह तोड़ जवाब में किया था। इसी प्रकार से जिंजी का भी किला है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, बट मराठाओं ने उसके ऊपर भी कहा जाता है कि 9वीं शताब्दी में चोलाओं ने बनवाया और लेटर ऑन 16वीं-17वीं शताब्दी में विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने इसको सुदृढ़ करा। बट बाद में इस पे मराठाओं ने अपना कब्जा कर लिया। और अकेले मराठा ही नहीं, अगर आप देखें इसके ऊपर जो यूरोपीय आक्रमणकारी थे जैसे फ्रांसीसी थे, अंग्रेज थे, इन लोगों ने भी इन फोर्ट्स के ऊपर अपना अधिपत्य जमाया। ये जो दुर्ग थे जल दुर्ग, इनका विशेष जो स्ट्रेटेजिक महत्व था ही, बट उसके अलावा वाणिज्य के ऊपर जो इनका कंट्रोल था उसका ज्यादा देखने को मिलता है इन जल दुर्गों में। इसके अलावा जैसे हम रायगढ़ का भी किला देखें, अगर हम शैली को देखें तो ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के ऊपर काफी ऊंचाई पे बना हुआ है और ये इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे छत्रपति शिवाजी का राज्य अभिषेक 6 जून 1674 में हुआ था। यह किला शिवाजी की राजधानी भी बना रहा काफी लंबे समय तक। बहुत सारे किलों का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने खुद ने किया है। बताएं कि इन किलों का अब संरक्षण और सम्मान कितना जरूरी है, खासतौर पर प्रधानमंत्री जी की बात के संदर्भ में। प्रधानमंत्री जी ने जब मन की बात कार्यक्रम में उल्लेख किया है इन किलों का, तो मेरी व्यक्तिगत समझ से वो 3 बातों की ओर इशारा करना चाहते हैं। सर्वप्रथम वो भारतीय सांस्कृतिक गौरव को जागृत करने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी बार बार स्वदेशी की बात कर रहे हैं। स्वदेशी केवल निर्माण के क्षेत्र में नहीं, जनजीवन में ढाले जाने की दृष्टि से। अगर हम भारत में देखें तो चाहे हम बुंदेलखंड क्षेत्र में जाएं या राजपूताना जाएं या महाराष्ट्र जाएं,
असंख्य किले मौजूद हैं, परंतु रख रखाव के नाम पर मात्र उन्हीं किलों पर ध्यान दिया जा रहा है जो या तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या भारत के संस्कृति विभाग के नियंत्रण में, या कुछ किले अभी भी तत्कालीन राजघरानों के ट्रस्ट द्वारा नियंत्रित हैं। अधिकतर किलों पर रख रखाव का बिल्कुल ध्यान नहीं है उन पे। तो मेरा यह मानना है कि एक जन जागरण की जरूरत है, क्योंकि ये किले मात्र सांस्कृतिक गौरव का ही एहसास नहीं कराते हैं, परंतु आज के जमाने में 21वीं सदी में यह धन और रोजगार का बहुत बड़ा स्रोत भी हो सकते हैं। आप थे दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर्स डॉक्टर शालीन जैन और डॉक्टर संतोष कुमार। साथियों, दुर्ग और किले न सिर्फ हमारी रक्षा करते आए हैं, बल्कि हमारे इतिहास के सजग प्रहरी के रूप में भी वे खड़े नजर आते हैं। वीरता, भव्यता, संरक्षण और मानवीय जीवन और मानवीय मूल्यों की रक्षा की सबसे अग्रिम और अंतिम पंक्ति में दुर्ग ही तो नजर आते हैं। दुर्गों के इतिहास पर तो हम गर्व करें ही, इनके भीतर हवा के जरिए हमारे कानों में गूंजती हमारी संस्कृति और शौर्य की गाथाओं को भी न सिर्फ हम गौर से सुने, बल्कि उन्हें सहेज कर अगली पीढ़ियों तक भी पहुंचाएं। इतिहास के गौरवशाली पन्नों को बाँचते रहना एक स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए बेहद जरूरी है। मन की बात के प्रसारण वाले रविवार को छोड़कर बचे हुए सभी रविवारों को हम लेकर आते हैं आपके लिए पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें हम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में प्रकट किए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार। मन से मन की बात के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं तो देश आगे बढ़ता है। यही सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल महेंद्र सिंह लालस को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र सिंह लालस। पोस्ट